बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीमली सॉरी, ये वीडियो रिकॉर्ड करने में हम 3 डेज लेट हैं। आपको मालूम है कि लास्ट पाकिस्तान में आशूरा हॉलीडेज की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी वीक रहती है। हमारे एरिया में भी यही सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ऑन टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। और उसके बाद एक्चुअली 2-3 दिन गला बिल्कुल ही ख़राब था। बात नहीं हो पा रही थी। अभी भी आप बात सुन रहे होंगे, आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल जैसी सिचुएशन नहीं है, राइट। लेकिन पूरी कोशिश है कि आपके साथ जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा किया जाए टाइमली। और जो आपकी भी डेफिनेटली प्रिपरेशन है और दूसरी सारी चीजें हैं, तो वो भी हैप्पीली एंड हो जाए, राइट। सो मैं कोर्स आउटलाइन को देख रहा था। हमारे बहुत ज्यादा कंटेंट इस वक्त आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो जो टॉपिक्स हमारे मेनली अनकवर्ड हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में हम उस पर डिटेल में बात कर लें। और इस सेशन के एंड पर मैं आपको टेस्ट का पेपर भी फोल्डर में, वन ड्राइव में, जो गूगल ड्राइव, सॉरी, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कमिंग संडे तक सॉल्व करने के बाद आप गूगल ड्राइव का मैं लिंक आपसे शेयर कर लूंगा, आप उस पर सबमिट कर दीजिएगा। टीम उसे चेक करने के बाद आपके सर्टिफिकेट्स आपको इशू कर देंगी। इस बिटवीन अगर कोई डिफिकल्टी हो तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर मोस्टली हमने लास्ट 3 वीडियोस जो या ट्रेनिंग जो हमने कवर की हैं, डेज कवर किए हैं, उनका कंटेंट स्पेशली हम फोकस करके चल रहे हैं। आज की ट्रेनिंग में जो भी सवालात या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उसका जो क्विज में वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो आप वरीड नहीं होइएगा कि प्रैक्टिस का टाइम अगर नहीं मिला है फॉर एग्जांपल, और अगर उससे रिलेट कोई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अलावा भी आपके पास सफिशिएंट टाइम पे, आज वेनसडे है, तो वेनसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है। आप जब भी कन्वीनियंट हो कोई पेपर अपना सॉल्व करें, उसे सबमिट कर दें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी और आपके सर्टिफिकेट्स भी आपको जो है वो कमिटमेंट के साथ मिल जाएंगे। तो लास्ट सेशन में आपको याद होगा, हम एक सेल्स की डेटाबेस पे काम कर रहे थे और हमने बेसिकली ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट्स को और स्पेशली इनर ज्वाइंस और उन तमाम टॉपिक्स को देखा था। और हम फंक्शंस पे वर्किंग हमने स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। और हम देख रहे थे कि फॉर्मूलाज किस तरह से आप कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, यानी अगर आपके पास एक सेल्स की डेटाबेस मौजूद है जिसमें आपके पास कुछ कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं और आप उन्हें एग्रीगेट करके देखना चाहते हैं कि आपके पास टोटल बिजनेस कितना जनरेट हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम बिजनेस कितना जनरेट हुआ है। और इवन अगर आपके पास रेवेन्यू और क्वांटिटी अलग अलग कॉलम में पार्क है और आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू, सॉरी, आपके पास कॉस्ट और क्वांटिटी है और आप एक्सपेंसेस निकालना चाहते हैं, और इसी तरह से इनकम और क्वांटिटी है और आप रेवेन्यू एक नए कॉलम में लेकर आना चाहते हैं, तो ये तरीके हमने लास्ट सेशन में कुछ फॉर्मूलाज में टच बेस किए थे। तो एसक्यूएल में आपको आमतौर पे 2 तरह की फंक्शंस की कैटेगरीज मिलेगी। एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और एक डेफिनेटली यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आप आमतौर पे जब भी किसी डेटाबेस को एक्सपैंड करते हैं और यहाँ से आप प्रोग्रामेबिलिटी पे जाते हैं, तो आपको फंक्शंस के सेक्शंस के अंदर कुछ फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिस्टम फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मली जो फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, आपको आमतौर पे वो फंक्शंस यहाँ पर देखें, मिन मैक्स सम, यही फंक्शंस हम अपने रेगुलरली यूज कर रहे थे, ठीक है। तो और एसक्यूएल को इनके बारे में ऑलरेडी ये सारी चीजों के बारे में मालूम है और हम इन्हीं को अपने डे टू डे टास्क में कैलकुलेशन पर्पस में यूज कर रहे होते हैं। तो मैं आउटलाइन में देख रहा था, हमारा एक टॉपिक मेरे ख्याल है मिस्ड हुआ है, जो पेंडिंग है, जिसे हम कवर करने जा रहे हैं, वो है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज की कमांड को, राइट। ग्रुप बाय एक्चुअली किसी टेक्स्ट फील्ड को जब आप ग्रुप करते हैं और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज को एग्रीगेट करके आप देखना चाहते हैं, तो ग्रुप बाय की कमांड उससे बड़ी हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर आपके पास मंथली सेल्स का एक डेटाबेस मौजूद है जिसमें जनवरी टू दिसंबर तक की सेल्स है, ठीक है। और इस तरह की मिलियंस ऑफ रॉस का डेटाबेस आपके पास आ रहा है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि 12 वैल्यूज आपके पास पॉपुलेट हो जाए, यानी जनवरी टू दिसंबर नजर आ जाए और उसके सामने ईच मंथ का जो रेवेन्यू है वो एग्रीगेट अमाउंट आपके पास पॉपुलेट हो जाए। तो मिलियंस ऑफ रॉस को आपने एक्चुअल में ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया बाय मंथ के बेसिस पर, और उनकी अमाउंट को एग्रीगेट कर दिया सम के बेसिस पर, और एक टेबुलर फॉर्मेट आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई जिसको आप अपनी, अगर आप पावर बीआई पे फॉर एग्जांपल शोकेसिंग कर रहे हैं, डैशबोर्ड्स बना रहे हैं, तो उसके साथ वैलिडेट भी कर सकते हैं। और इवन अगर आपको अपनी टॉप प्रोडक्ट बॉटम प्रोडक्ट्स में देखना है, आपके टॉप वेंडर्स हैं, बॉटम हैं,
सिमिलरली कुछ भी, तो आपको इस तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने में ग्रुप बाय जो है वो बड़ी जबरदस्त हेल्प करता है। और ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग की कमांड जो है वो वर्क करती है। और हैविंग की कमांड को मोस्टली आप ये कह लें कि ग्रुप बाय का फिल्टर है। जैसे जब आप सेलेक्ट के अंदर अगर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वेयर वेयर का क्लॉज लगाते हैं, राइट। तो एक तरह की वो कंडीशन वहां पर बन रही होती है। तो सेम तरीके से अगर आप ग्रुप बाय में कोई कंडीशन वेयर लगाना चाहें तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको हैविंग की की जो है वो कंडीशन यूज करनी होगी। तो आप ये मान लें कि सेलेक्ट के साथ अगर कंडीशन रखनी है तो वेयर की कंडीशन वेयर के साथ काम करेंगे। और अगर आप इसमें काम कर रहे हैं ग्रुप बाय में काम कर रहे हैं तो फिर आपको कंडीशन के लिए हैविंग को यूज करना होगा, राइट। तो चलें पहली स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं और हम इसी सेल्स डेटाबेस के साथ काम कर लेते हैं। सो मैं अपनी सेल्स डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैपिटल में ही लिख देते हैं। हम कहते हैं सेलेक्ट करें फॉर एग्जांपल ऑल कॉलम्स फ्रॉम हमारी सेल्स डेटाबेस के इसमें चूंकि हमारे पास बहुत से टेबल्स हैं तो फिलहाल हम क्या देते हैं कि सेल्स टेबल के डाटा को ले आए एंड देन इसे हम पब्लिक करवा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी हम क्रिएट करें। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तमाम कस्टमर वाइज मुझे ये मालूम चल जाए कि ईच कस्टमर से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, राइट। तो इट मीन्स कि आउटपुट रिक्वायर्ड है सिर्फ कस्टमर नेम, नंबर वन। नंबर टू, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस कर देंगे तो रेवेन्यू हमारे पास पॉपुलेट हो जाएगा। तो हमने सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी, सेलेक्ट कस्टमर नेम और हमने कहा सम करे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस एज रेवेन्यू फ्रॉम विच टेबल। सो हमने कहा कि आप इस टेबल से ले आए, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, क्वांटिटी की स्पेलिंग क्यू। सो अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले क्या, वो सम करने की कोशिश करेगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस को और उसके पास एक वैल्यू आएगी। लेकिन चूंकि यहाँ एक स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो वो ग्रुप नहीं हो पाएगी, राइट। यहाँ तो एग्रीगेट होकर वो एक सिंगल वैल्यू बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो एग्रीगेट नहीं कर पाएगा। अगर हम इसे एग्जीक्यूट फिलहाल करें, रन करते हैं, तो आप देखिए एक मैसेज इनवैलिड का हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है और वो हमसे कह रहा है कि इट्स कंटेन आइदर अ एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय फंक्शन। तो टेक्स्ट को हमेशा हमें ग्रुप बाय के साथ यूज करना होगा। सो मैंने कंडीशन अप्लाई कर ली ग्रुप बाय, और किस बेसिस पर, सो हमने कहा कस्टमर नेम के बेसिस पर आप उसे ग्रुप बाय कर दें एंड देन आप रन करते हैं। ईच कस्टमर से जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया वो हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया। और हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि अगर आप इन नंबर्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना चाहें, जैसे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में स्मॉलेस्ट अमाउंट टॉप पर है, देन उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो सेकंड पे इस वक्त नजर आ रही है। तो हमें याद होगा हमने डिस्कस किया था ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम को हम ये बेसिस पर सॉर्टिंग देखना चाहते हैं वो सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब मैंने ऑर्डर बाय रेवेन्यू लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अगर हम डिसेंडिंग करें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू जिस कस्टमर से जनरेट हुआ है वो हमें टॉप पे पॉपुलेटर एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें बॉटम पे नजर आ रही है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी लॉजिक हो गई जो कि ग्रुप बाय की कंडीशन आ गई इसमें। और एक तरह से हमने ऑर्डर बाय भी अप्लाई कर दिया, दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ईच कस्टमर का वैल्यू हमने जनरेट किया। सम का फंक्शन एसक्यूएल का अपना एक बिल्ट इन फंक्शन था जो कि जिसके बेसिस पर उसने रिजल्ट जनरेट करके हमें दे दिया, राइट। अच्छा, अगर मुझे इसी के साथ इसकी मिनिमम अमाउंट देखनी है, मुझे देखना है कि एवरेज इस कस्टमर से एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है, टोटल ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए, इस कस्टमर से मिनिमम कब अमाउंट रिसीव हुआ, यानी इसने मिनिमम सेल्स कितनी दी थी, मैक्सिमम सेल्स कितनी दी थी। तो आपको याद होगा शायद हमने लास्ट सेशन में इस कमांड को यूज किया था। कॉमा के बाद हम एक कंडीशन और दे देते हैं और हम इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप हमें एवरेज निकाल दो, और इसके आगे हम ऐड कर देते हैं सिंपल एवरेज रेवेन्यू, दैट्स इट, एंड रन करते हैं। आप देखें नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया जिसमें बताता है कि ईच कस्टमर से जो एवरेज रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो अमाउंट क्या है। और अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँ फॉर एग्जांपल कि एवरेज के साथ मुझे
मिनिमम बिजनेस देखना है तो हम यहाँ देते हैं मिनिमम रेवेन्यू। सिमिलरली मैक्सिमम रेवेन्यू। और लास्ट हम क्या देते हैं, काउंट टोटल ऑर्डर्स के लिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल ऑर्डर्स हमारे पास एटलीस्ट कितने रिसीव हुए, जिसके बेसिस पर हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो क्या था। सॉरी, सो हम सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से F5। ऑलराइट, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, ईच कस्टमर्स के अगेंस्ट में हमने जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मिनिमम रेवेन्यू हमने उस कस्टमर से जो जनरेट किया, और इसी तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू हमने जनरेट किया। और अगर हमने कोई ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितने हमारे पास रिसीव हुए थे 22, उसके बेसिस पर वैल्यूज हमारे पास पॉपुलेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये कंफर्म करना हो कि क्या इस पूरी जो ट्रांजेक्शन्स है, लाइक कोई सेल्स का जो डेटाबेस है या प्राइस का जो कॉलम है, उसमें क्या कोई नल वैल्यू तो नहीं है जिससे यहाँ पर मिसिंग वैल्यू नजर आ रही हो, तो हम एक और कंडीशन सेपरेटली क्रिएट करके उसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट, और हमने कहा कस्टमर नेम आप हमें दिखा दें फ्रॉम विच टेबल, सो हमने कहा सेम टेबल, जहां एक्चुअल में हमें करना क्या है, वेयर प्राइस इज नल। ठीक है, अगर प्राइस हमारे पास नल है देन, तो हमारी डेटाबेस में कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें प्राइस एक्चुअल में हमारे पास नल आ रही हो। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक हो गई, और इससे पहले हमने देख लिया था ग्रुप बाय की कमांड को। अब अगर मुझे यहां पर सपोज करें कि प्रीवियस कंडीशन में ही सिर्फ वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी जिनका जो रेवेन्यू है, लेट्स एग्जांपल वो 50,000 से अबव है। अभी हम देख सकते हैं 801 टोटल रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल वो 50,000 से अबव है, और मैं फिलहाल से 50,000 अबव प्राइस के रिकॉर्ड को ही देखना चाहता हूँ। तो मैं इस पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से कॉपी पेस्ट, रिमेनिंग चीजें बिल्कुल इसी तरह से ही है, कॉपी पेस्ट। ओके, सो अब एक बात का ख्याल रखना होगा, जब आप हैविंग की कमांड को यूज करेंगे ग्रुप बाय के साथ, तो वो ग्रुप बाय के फौरन बाद स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ठीक है, ऑर्डर बाय के बाद नहीं लिखी जाएगी। ऑर्डर बाय कहाँ होगा, जहां आप किसी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं। तो आपने कहा, मैं कहता हूं कि मुझे तमाम कस्टमर नेम दिखा दे, सम कर दे क्वांटिटी और प्राइस को एज रेवेन्यू सेल्स डेटाबेस में से, ग्रुप कर दे कस्टमर नेम को। अब चूंकि क्राइटेरिया भी है, तो हमने हैविंग की कंडीशन लगा दी, और हमने कहा कि रेवेन्यू, यही हम क्या देते हैं, सम इज ग्रेटर देन 50,000, एंड देन फाइनली सारी कंडीशंस हमारी वही हैं, हैविंग स्टेक।
राइट, सो दो स्मॉल करेक्शंस। नंबर वन, हैविंग की स्पेलिंग लास्ट कुछ मिस्टेक्स थी, उसकी करेक्शन की है, नंबर वन। नंबर टू, हमने सेम कॉलम यूज किया, सम करे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, लेकिन जब अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रही हो तो वो अमाउंट जो कि 50,000 से ज्यादा है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमारे पास तकरीबन 801 रिकॉर्ड थे, जबकि अब हमारे पास टोटल 33 रिकॉर्ड्स पॉपुलेट हो रहे हैं। तो हैविंग एक्चुअल में हमें मेन डेटाबेस में से, आप अगर किसी, जब ग्रुप बाय की कंडीशन को यूज कर रहे होते हैं और उसमें आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहें, तो हैविंग एक्चुअल में आपको वहां पर हेल्प कर रही होती है। अब हैविंग के अंदर भी आप ज़ाहिर एंड और इस तरह की लॉजिक्स को भी यूज कर सकते हैं। सब फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन, एंड लेट्स एग्जांपल लेस देन, और सेम हम यूज कर लेते हैं वैल्यू इज एंड सम लेस देन फॉर एग्जांपल 60,000, एंड देन फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। इस वक्त हमारे पास 33 रिकॉर्ड्स हैं, अब टोटल 28 रिकॉर्ड्स हमारे पास पॉपुलेट हो रहे हैं। तो अब जो रिकॉर्ड स्क्रीन पे पॉपुलेट हो रहे हैं वो 50,000 टू 60,000 के बिटवीन हमें नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप एंड और की लॉजिक्स को भी पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यस, उसी तरह से आप उन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये एक एक बेस्ट एक्टिविटी आपके पास यहाँ पर जो है वो पॉपुलेट होती है। अच्छा, अब इसी के अंदर सपोज करें कि मुझे डेटाबेस में जब हम तमाम रिकॉर्ड्स को लुकअप कर रहे होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम रिकॉर्ड्स में मुझे सिंपल रिकॉर्ड नंबर 11 से रिकॉर्ड नंबर 20 तक के रिकॉर्ड्स को ही देखना है, एक खास पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है। जब बाय डिफॉल्ट जब हम कभी भी कोई स्टेटमेंट रन करते हैं, तो वो स्टेटमेंट आमतौर पे बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होती है। डेटाबेस यानी जो फर्स्ट रॉयज आ रहे हैं वहीं से स्टार्ट पॉपुलेट होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल सेगमेंट के रिकॉर्ड्स को देखना चाहें, तो उसके लिए आप लिमिट और ऑफसेट की कमांड को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जांपल, मैं ऐसे कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा जो डेटाबेस है सिंपल, लेकिन ऑर्डर बाय फिलहाल हम इसे कह देते हैं कस्टमर नेम वाइज हमें दिखा दे, और डेटा जो हमें देखना है वो है ऑफसेट सिर्फ 10 रॉस, फैच करे नेक्स्ट 10 रॉस ओनली, राइट, एंड देन फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। अब 10 रॉस का मतलब क्या होगा कि अगर डेटाबेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो 10 तक कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, रिकॉर्ड नंबर 11 से नजर आएगा 737 से, और कहां तक दिखेगा, आखिरी रिकॉर्ड होना चाहिए 228 तक। रन करके देखते हैं इसे। ओके, सो द रिकॉर्ड इज ऑफसेट नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, सॉरी मिस्टेक, दोनों को एक साथ रन करके देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट रिकॉर्ड इज 902, और अगर मैं देखूं यहाँ 902 हमारे पास डेटाबेस में ऑफसेट 10 रिकॉर्ड, तो वो 10 रिकॉर्ड के बाद चला गया 902। उप्स, ओके, तो आई एम सॉरी, यहाँ जो हम रिकॉर्ड एक मिस्टेक हो रही है वो ये कि हम रिकॉर्ड देख रहे हैं कस्टमर नेम के हिसाब से, और यहाँ जो डाटा पॉपुलेट हो रहा है वो कस्टमर नेम के हिसाब से नहीं है। तो अगर मैं इसे ऑर्डर आईडी कर दूं, बिकॉज के हमारे पास जो है वो दोनों सिचुएशन में ऑर्डर आईडी इज द बेस्ट, देन, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, भी हम इसे कह दें ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी, ताकि हम इसे वेरीफाई कर सकें, तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि जो डाटा हम देख रहे हैं अब वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, 1 से स्टार्ट हो रहा है, चूंकि ये हमारी डेटाबेस है, ये ऊपर वाली की एग्जीक्यूट भी है, और नीचे हम देख रहे हैं एग्जैक्टली रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्ड नंबर 11 से। चूंकि हमने इसे बताया था कि ऑफसेट 10th, तो उस रॉ नंबर 10 पे ये चला गया है, और टोटल फैच किए इसने 10 रिकॉर्ड्स। नीचे अगर हम इसे स्क्रॉल करके देखें तो टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ हमें नजर आ रहे हैं डेटाबेस में
टोटल 10। ठीक है, ये देखिए आखिरी नंबर है 38, और अगर मैं स्क्रॉल करके आगे ले जाऊं आपको तो 20 नंबर पे 38 रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो किसी भी डेटाबेस में से अगर आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड स्टार्ट टू एंड सिस्टम को बताएं और उसके बेसिस पर डेटा को आउटपुट लेना चाहें, उसको रिव्यू करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, तो आप लिमिट की कमांड को यूज करते हुए या ऑफसेट और फैच की कमांड को यूज करते हुए बेसिकली डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कुछ चूंकि हम फाइनेंशियल, कुछ चूंकि हम फंक्शंस पे ही काम कर रहे हैं, और मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि लास्ट सेशन में हमने कुछ फंक्शंस पे बात की थी, उसमें हमने न्यूमेरिकल फंक्शंस के साथ काम करने का तरीका देखा था। और आज एक क्विक हमने इसको जो है वो स्टार्ट में ब्रश अप भी कर लिया है। अच्छा, अगर सपोज करें कि आप टेक्स्ट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे अपर केस है या लोअर केस है और इवन ट्रिम की कमांड्स हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होती है, इस पे थोड़ी सी हम वर्किंग करके देख लेते हैं। तो लेट्स एग्जांपल डेटाबेस हम यही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सेल्स, और इस डेटाबेस में रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम कस्टमर नेम सपोज अपर केस में हमारे पास पॉपुलेट हो जाए। तो सिंपल सी लॉजिक यूज होगी, सेलेक्ट अपर, और हमने कहा कस्टमर नेम फ्रॉम जो हमारे डेटाबेस का नाम है, एंड देन उसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट हमारे पास तमाम अपर केस के अंदर पॉपुलेट हो रहा है। सेम अगर इसे अपर केस की जगह लोअर केस में देखना है, हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि इनमें जो टोटल वैल्यूज हैं उसे डिस्टिंक्ट करके हमें बता दे, यानी यूनिक वैल्यूज हमें शो कर दे, तो फॉर्मूला है लाइक डिस्टिंक्ट, राइट। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके यूनिक वैल्यूज हमें शो कर रहा है। अगर हमें टेक्स्ट के साथ उसके कॉलम की लेंथ फॉर एग्जांपल देखना है, तो बेस्ट है कि हम लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लें। आपको ईच कॉलम में जो टेक्स्ट यूज हो रहा है उसकी लेंथ हमें शो कर रहा है। अच्छा, अब जब ये लेंथ शो कर रहा है तो दो चीजें, एक तो कॉलम का नाम, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉलम नेम ठीक नहीं आ रहा हमारे पास, प्लस जो एक्चुअल कॉलम कस्टमर नेम है वो कॉलम भी लेट एग्जांपल हमारे पास चला गया है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हमने दोबारा से कह दिया कि लाइक कस्टमर नेम भी हमें एक्चुअल में दिखा दे, और जो फर्स्ट कॉलम है उसे हमने कह दिया एज लेन, तो हमें फर्स्ट टेक्स्ट लेंथ नजर आ रही है, और सेकंड के अंदर उस टेक्स्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है, कस्टमर नेम है, वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक फंक्शन होता है जो कि सबस्ट्रिंग कहलाता है। सबस्ट्रिंग का फंक्शन पर्पस ये कि आप स्टार्ट टू एंड किसी भी टेक्स्ट के दरमियान जो है वो बता सकते हैं कि मुझे स्टार्ट टू एंड इतने के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। तो लेट्स एग्जांपल हमने कहा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, कॉलम हमारा कस्टमर नेम ही है, और इस कस्टमर नेम के में हमें 1,3 टोटल 3 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल्स रिक्वायर्ड है। तो वो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा थर्ड तक उसके तमाम कैरेक्टर्स को पिक करने की कोशिश करेगा। साथ ही हमें कस्टमर नेम जो एक्चुअल कॉलम है वो भी शो कर दे, फ्रॉम विच टेबल, हमने कहा हमारे सेल्स टेबल से। एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। आप देखें इसने हमारे कस्टमर नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स पिक करके हमें दे दिया। अगर मैं ऐसे कह देता कि आप सपोज करें 2 से 5 तक हर वर्ड के सेकंड टू फिफ्थ कैरेक्टर्स तक हमें पिक करके दे दें, तो डेफिनेटली वो हमें इसी तरह से वैल्यूज को पिक करके हमें रिटर्न कर रहा होता। तो स्टार्ट टू एंड कैरेक्टर बताने में आमतौर पे सबस्ट्रिंग फंक्शन जो है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से दो वैल्यूज को जब आपस में कंबाइन करना हो तो एक्सेल में जिस तरह से कॉनकैट का फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आप कॉनकैट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जांपल कि अगर मैं सिस्टम से कहूँ कि आप हमें कस्टमर नेम और उसकी लोकेशन को कंबाइन करके एक नए टेबल, एक नए कॉलम में दिखा दें, प्लस हमें लोकेशन नेम और कस्टमर नेम भी साथ साथ दिखा दें,
तो हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, सेलेक्ट कॉनकैट कस्टमर नेम और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी में स्पेस बार, और हमने कहा आप कॉनकैट करो लोकेशन नेम को, साथ ही हमें कस्टमर नेम लोकेशन नेम का कॉलम भी दिखा दें, फ्रॉम विच टेबल। सो हमने कहा फ्रॉम दिस टेबल। एग्जीक्यूट करते हैं इसे। आप देखिए, अच्छा यहाँ पर हम इसे एक नाम देते हैं एस न्यू कॉलम, राइट, ताकि एक न्यू कॉलम जब जनरेट हुआ तो उसका नाम भी हमेशा सॉर्ट ऑफ नजर आ जाए। एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं 5 उप्स एस न्यू नेम। सो अब क्योंकि मैंने स्पेस के साथ लिख दिया था न्यू कॉलम या न्यू नेम, तो वो एरर दे रहा था। जैसे ही मैंने न्यू नेम उसको विदाउट स्पेस दिया है तो अल्टीमेटली वो एरर रिमूव हो गया है। तो आप वैल्यूज को आपस में कॉन्कैट कर सकते हैं, अगर बीच में स्पेस या कॉन्कैट करने के लिए कॉमा या कोई भी वैल्यू जो आप प्रीडिफाइंड देना चाहें तो ये सब वो वैल्यूज को भी आप प्रीडिफाइंड दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर नेम आ रहा है, मैं चाहता हूँ उस कस्टमर नेम को मैं रिप्लेस कर दूं किसी न्यू नेम के साथ। इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कमांड है रिप्लेस। हमने कहा कस्टमर नेम में एक नाम, लेट्स एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं सिंगल कॉमा के अंदर जेरी जॉन्स, और उसकी जगह हम क्या देते हैं, आप नया नाम दे दें, फॉर एग्जांपल फहद मुस्तफा एज न्यू नेम, और बाकी चीजें वैसी ही रख देते हैं। रन करते हैं। आप देखें फाहद मुस्तफ़ा एक न्यू नेम हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है, जो कि एक्चुअल हमारे रिसोर्स का नाम हमारे पास मौजूद था। अच्छा, इसी तरह से जब आपके पास कोई गार्बेज डाटा आ रहा है किसी कॉलम के अंदर, अनवांटेड स्पेस है और आप चाहते हैं कि वो अनवांटेड स्पेस क्लियर हो, तो ट्रिम का फंक्शन बहुत जबरदस्त आपकी हेल्प कर सकता है। सेलेक्ट ट्रिम, और हमने कहा फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम फ्रॉम, और जिस टेबल से हमें चाहिए वो हम बता देते हैं। तो उस कॉलम में लेफ्ट राइट जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो उसे खत्म कर देगा, ठीक है। ट्रिम का फायदा यह है कि अगर कोई टेक्स्ट की टाइपिंग के वक्त कुछ अनवांटेड स्पेसेस हैं, बाय डिफॉल्ट तो एक ही स्पेस एक्सेप्ट है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं तो वो उन्हें रिमूव कर देता है। और इसी तरह से ट्रिम में भी दो कंडीशंस और हो सकती हैं। एक है राइट ट्रिम, जो कि राइट साइड के एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा, और एक होगा लेफ्ट ट्रिम, जो कि टेक्स्ट के लेफ्ट के एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा, ठीक है। वर्किंग की जो अगर आप इसको रन करेंगे तो एक ट्रिम लेफ्ट राइट दोनों तरफ से और इवन सेंटर में भी कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस से रिमूव करेगा, और दूसरा हमने देखा कि राइट और लेफ्ट ट्रिम नाम के दो अलग अलग फंक्शन है, अगर आप उन्हें भी यूज करना चाहें तो उनके थ्रू भी डाटा को बेहतर तौर पर पॉपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ सेल्स में चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जांपल फंक्शंस में ही अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं कि मुझे सेलेक्ट करके तमाम काउंट दो एक्चुअल में फ्रॉम हमारे डीबी सेल्स के टेबल से, वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 80। एंड देन अब हम इसे रन करें। सीटी प्रोडक्ट नेम होगा, वेयर प्रोडक्ट नेम, ओके। तो ये हम एक दफा देख लें कि हमारे पास इसमें प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, सेल्स टेबल में हम मौजूद हैं।
ओके। सो हमारे पास यहाँ तक कमांड काम कर रही है, where name equals to, चलो ठीक है, यही कंडीशन यहाँ लिखी थी, कर रही है, पहले काम नहीं कर रही थी, खैर। तो बहरहाल हमारी अगर ओवरऑल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो ये भी एक कमांड हमने लाइक कैलकुलेशंस पर्पस में काउंट करके देख लिया कि टोटल रिकॉर्ड्स जिसका प्रोडक्ट 80, प्रोडक्ट नेम 80 है, डेटाबेस में वो एंट्रियां कितनी दफा मौजूद हैं, तो मैं किसी भी सेगमेंट को एक स्पेशली काउंट कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज जिस तरह से हम लिख रहे होते हैं, एक टॉपिक कहलाता है जो सब क्यूरीज कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सब पहुंचने पर हमें फंक्शंस और जो एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके बारे में, यानी जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके बारे में समझने का मौका मिल गया। ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, लिमिट, ऑफसेट, इन चीजों को समझने का मौका मिल गया, कुछ चीजें ब्रश अप हो गई। अच्छा, एक कंडीशन कहलाती है जो कि सब क्यूरी कहलाती है। अब सब क्यूरी क्या होती है? बेसिकली जिसमें आप किसी क्यूरी के बेस पे जब रिजल्ट जनरेट हो जाए तो फिर एक नई क्यूरी एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर रिजल्ट जनरेट करवाते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, मैं अगर समझने की कोशिश करूं कि एक एग्जांपल बनाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारे डेटाबेस का नाम, ठीक है। टोटल डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हमारे पास पॉपुलेट हो गए। अब इसमें मुझे ये देखना है कि एवरेज प्राइस मेरी कितनी है, जो जो भी मेरी प्राइस बनती है उसकी एवरेज प्राइस क्या बनती है। तो हमने अभी फंक्शन सीखा, सेलेक्ट एवीजी, इसका प्राइस का फ्रॉम सेल्स टेबल। सो हमारे पास एवरेज अमाउंट आ गई 1212। अब मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं सिर्फ जिनकी प्राइस यहां पर 1212 से ज्यादा है, ठीक है। यानी टोटल रिकॉर्ड है 9889, लेकिन मुझे रिकॉर्ड वो दिखा दे जिनकी जो प्राइस है वो 1212 से ज्यादा है, जो हमारी एवरेज प्राइस है उससे ज्यादा है, वही रिकॉर्ड हमें सिर्फ देखना है। तब मैं एक और कंडीशन बना सकता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेम, और कंडीशन लगा दें वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 1212। सही है ना, बात वही हो गई। और हम इसे रन करते हैं। अब इसमें प्राइस वेयर, राइट। सो अब हमारे पास टोटल रिकॉर्ड पॉपुलेट हो रहे हैं 4947। लेकिन इसके लिए आपने देखा कि पहले मैंने एवरेज की कमांड अप्लाई की प्राइस के ऊपर, ताकि ये पता चल सके कि डेटाबेस में एवरेज प्राइस है क्या। और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट रन की जिससे पता चल रहा था कि वो रिकॉर्ड जिनकी प्राइस, हमारी एवरेज प्राइस 1212 से ज्यादा है, वो देखने हैं। तो ये दो अलग अलग एग्जीक्यूशन, और ये डायनामिक भी नहीं है। फ्यूचर में अगर नई एंट्रीज आएंगी डेटाबेस के अंदर तो ये 1212 डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएगा सारे, नई जब अमाउंट इंटर होगी तो एवरेज प्राइस बदल जाएगी। तो इसे मोर डायनामिक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्टार्ट तो वही होगा, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और जहां आपने ये लॉजिक बनाई थी, जैसे मैं इसे यहाँ दोबारा से बना लेता हूँ एक नई लॉजिक के अंदर, ठीक है। ये हम बनाने जा रहे हैं सब क्यूरी। तो सिंपल यही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे सेल्स टेबल में चले जाए, वेयर वेयर
प्राइस इज ग्रेटर देन, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 1212 है, इसे हम रिप्लेस कर देंगे अपनी प्रीवियस जो स्टेटमेंट है उसके साथ। क्लियर? तो हम ब्रैकेट के अंदर अपनी सब क्यूरी को पार कर देते हैं कि भाई आप हमें एवरेज निकाल के दो। तो इसके पास ज़ाहिर है एक अमाउंट आ गई है 1212, और ये कंडीशन वर्क करेगी बेस्ड ऑन दिस एवरेज कंडीशन। मान के चलो कि इसके पास पड़ा हुआ है 1212। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारी सब क्यूरी बन गई, और आप देखें जो रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट हो रहे हैं वो वन क्यूरी के अगेंस्ट में ही पॉपुलेट हो रहे हैं, टोटल 4957। तो इस तरह से सब क्यूरीज एक्चुअल में डाटा को जो है वो विद इन डाटा लिखी जाती, स्टेटमेंट्स लिखी जाती है, सॉरी, और उसके बेसिस पर रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि डायनामिक रिजल्ट्स जो है वो जनरेट हो सके। ये बेस्ट रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद आउटलाइन में एक टॉपिक हमारे पास बाकी है, स्टोर प्रोसीजर्स हम कहते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? देखिए, जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उन स्टेटमेंट में आपको उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है बार बार लिखने के बाद, ठीक है। और अगर और उसके बेसिस पर डाटा आपके पास पॉपुलेट हो रहा होता है। लेकिन स्टोर प्रोसीजर्स जब आप क्रिएट करते हैं तो आपकी डेटाबेस में वो प्रोसीजर्स स्टोर प्रोसीजर्स का पार्ट बन जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टोर प्रोसीजर में सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स मौजूद हैं हमारे, लेकिन हमारा अपना कोई यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी हम क्रिएट करेंगे, और उस क्रिएट करने से हमें फायदा ये होगा कि वो हमारे इस वो क्यूरी जो है वो एक डाटा को लेकर अब पार्क हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हमें रन करना है तो सिर्फ उस क्यूरी को एग्जैक्टली हम रन करेंगे, और डाटा हमारे पास जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा। तो आपको बार बार क्यूरी को लिखना नहीं पड़ेगा, उसको सेव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर उसे सेव कर देना पड़ेगा एक तरह से। और आप मान लें कि स्टोर प्रोसीजर आप क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूचर में जब आप उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस ये एक दफा सिर्फ मेमोरी लेती है। आप जब अपनी क्यूरी बनाते हैं तो ये हर दफा जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये आपके सिस्टम की मेमोरी को यूटिलाइज करती है और उसके बेसिस पर डाटा को गेट करने की कोशिश करती है। जितना लार्ज स्केल पर डाटा होगा उस पर एग्जीक्यूशन उतनी ज़्यादा डेफिनेट स्लो रहेगी। और अगर आपका नेटवर्क पे डाटा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी स्लो आप फील कर रहे होंगे। लेकिन जब वंस आप स्टोर प्रोसीजर्स बना लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि वो वंस उसकी मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है, और फिर जब आप उसे यूज करना चाहें तो आप इसीलिए उसे यूज कर पा रहे होते हैं, राइट। तो स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करने के तरीका क्या होगा उसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, और इस एग्जाम्पल को हम देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट सेशन में याद होगा हमने ज्वाइंस के टॉपिक को पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज्वाइंस को हम रिपीट भी कर लें। और हमने इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये कुछ ज्वाइंस हमने बनाए थे, ठीक है। तो हम उसमें से दो तीन कंडीशंस बना लेते हैं, जैसे इनर, लेफ्ट, राइट और फुल। चार अगर कंडीशन बना ले, एक भी समझ में आ गई तो फिर तो रिपीट कॉपी पेस्ट ही होना है, सॉर्ट ऑफ वो इजीली हो जाएगी, राइट। और ज्वाइंस के डेटाबेस में मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर टेबल्स के सेक्शन में मौजूद हूँ। बल्कि हमने राइट, हम यहीं से देख लेते हैं। सो फिलहाल मैं अपनी प्रीवियस क्यूरीज को क्लोज कर लेता हूँ, नई क्यूरी के लिए ब्लैंक एरिया ले लेते हैं, और हम इसे बता देते हैं कि ज्वाइंट्स के टेबल पे हम वर्किंग करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रोसीजर्स क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट प्रोसीजर, और फॉर एग्जांपल हम प्रोसीजर का नाम दे देते हैं लाइक इनर ज्वाइन के नाम से हम एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसीजर में स्टार्ट होगा एस बिगिन, और जब खत्म करना होगा तो होगा एंड, और इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो एक्चुअल में हमारी क्यूरी होगी। तो बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब भी कोई आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट प्रोसीजर, उस प्रोसीजर का नाम एस, और बिगिंस और एंड, इसके बीच में आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपने सीखी हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली यूज करेंगे। ओके, सो अब अगर सपोज मुझे डाटा रिक्वायर्ड है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेसेस, ये हमें चाहिए। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कॉलम्स हैं
जिसमें हमने कहा आप हमें एम्प्लॉय नेम दे दें, एम्प्लॉय नेम हमें दे दें, ईमेल एड्रेस आप हमें यहां से दे दें, ठीक है, एंड देन एड्रेस हमें दे दें, डेजिग्नेशन दे दें, फ्रॉम विच टेबल, सो हमने कहा फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय टेबल, ज्वाइन बना दे, ज्वाइन एक्चुअली इनर ज्वाइन है हमारा, टेबल डिजाइन टीबीएल डेजिग्नेशन टेबल में से ऑन टीबीएल एम्प्लॉय टेबल को डॉट डेजिग्नेशन आईडी इक्वल्स टू टीबीएल डेजिग्नेशन डॉट डेजिग्नेशन आईडी के साथ, और लास्ट में हमारा एंड अप्लाई है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं F5। सो हमारी वन सक्सेस एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। अब अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपने ज्वाइंस पर मैं राइट क्लिक एंड रिफ्रेश कर रहा हूं, और यहां पर प्रोग्रामिंग में आकर स्टोर्ड प्रोसीजर्स में यहां देखें हमारा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ये बना हुआ है, ये फुल ज्वाइन पहले का बना हुआ है, मैं तीनों मिटा देता हूँ। ये शायद पहले जब मैं किसी और सेशन के लिए बनाए होंगे मौजूद हैं, ये फिलहाल मैं तीनों डिलीट कर लेता हूँ। अगर बने हुए होते हैं सेम नाम से तो वो ओवरराइट नहीं होने देगा, आपको एरर रिटर्न करेगा। तो इनर ज्वाइन जो है वो बना हुआ नहीं था, इसीलिए वो अभी नया बना है। लेकिन बहरहाल फिल हमने सारे डिलीट कर दिए हैं, और अब मैं अपने टेबल्स में दोबारा से आपको एक दफा बता दूं। ओके, सो हम देख लेते हैं कि इसमें कोई भी हमारा प्रोसीजर क्रिएट नहीं है। सो इसे रन करते हैं F5, ये न्यू प्रोसीजर क्रिएट हो गया। राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, चेक करते हैं अपनी ज्वाइंस को। राइट, ये इनर ज्वाइन हमारे पास आ गया है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो एग्जीक्यूट के लिए सिंपल EXEC एग्जीक्यूट, और आपके प्रोसीजर का नाम, दैट्स इट। और इसे रन करें F5, आप देखें वैल्यू आपके पास पॉपुलेट होगी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये आपके प्रोसीजर्स अब क्रिएट हो चुके हैं, मतलब बन गए। नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए तो स्टोर प्रोसीजर्स में जाइए, यहाँ पर मौजूद हैं सेम नाम के, आप उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करें, आपका टाइम बचेगा, दोबारा से आपको कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो सॉर्ट ऑफ आपकी फास्ट एक्टिविटी हो रही होगी। तो अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ, लेट एग्जाम्पल यही मैं कॉपी कर लेता हूँ इनर ज्वाइन को, बल्कि इसी को ओवरराइट कर लेते हैं। इनर ज्वाइन की जगह मैं कर देता हूँ लेट्स एग्जांपल लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन में हमारा सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ यहाँ ज्वाइन की जगह आ जाएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन बात एक ही है। इसे हम फर्स्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद कंफर्म कर लेते हैं डेटाबेस पर रिफ्रेश, ज्वाइंस को एक्सपैंड करते हैं, और अपने स्टूड प्रोसीजर्स में जाकर देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन हमारे पास एक और बन चुका है। और अगर इसे चेक करना हो तो मैं लेफ्ट ज्वाइन के नाम से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप देखें ये क्यूरी हमारे पास बेहतरीन वर्क करी। तो इस तरह से आप अपने फर्दर प्रोसीजर्स भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं लेट्स एग्जांपल विदाउट एनी सेविंग, और इवन मैं इसे डिसकंटिन्यू कर लेता हूँ और दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि डेटाबेसिस में ज्वाइंस के सेक्शन में हमने जो प्रोसीजर्स बनाए थे क्या वो एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद है, तो यस यहाँ मौजूद है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई करना चाहूँ और इवन इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सारी कंडीशंस हमारी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करती हैं, और एग्जीक्यूशन की शॉर्टकट भी आपको याद है, ये देखें सॉर्ट ऑफ वही चीजें वर्क कर रही हैं। और एग्जीक्यूट की शॉर्टकट भी आपको याद है, हमने डिस्कस किया था, सिंपल EXEC और इनर ज्वाइन। जो भी आपको अपना प्रोसीजर रन करना एग्जैक्टली आप उसे सेलेक्ट करें एंड देन रन करें,
आपके पास वो आपका इनर जॉइन रन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जहां आप अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं, देन उसके बेसिस पर वैल्यूज को आप पॉपुलेट करवा रहे होते हैं। अच्छा, बिल इसी तरह से प्रोसीजर्स की तरह ही हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो व्यू कहलाती है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। व्यू का एक्चुअली पर्पस ये होगा कि आपके मास्टर डेटा की आप एक अंडरलाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। अंडरलाइन का मतलब ये कह सकते हैं, आप एक कॉपी सॉर्ट ऑफ कह लें कि मिरर आप क्रिएट करते हैं, लेकिन उस मिरर की ब्यूटी ये होगी कि मास्टर डेटाबेस में अगर अज्यूम करें 100 कॉलम्स हैं, और आप किसी भी यूजर को उन 100 कॉलम्स के का एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है, आप पूरा टेबल उनको यूज करने नहीं देना चाहते, या उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हार्डली उसमें 20-25 कॉलम्स ऐसे हैं जो उनके रिक्वायर्ड है। तो एक तरीका ये है कि आप एक व्यू बनाते हैं और उन 25 कॉलम्स को एक सेपरेटली पार्क करते हैं और फिर वो शेयर कर लेते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि यूजर के पास एक तो व्यू के सिर्फ राइट्स होते हैं, और वो अपने टेबल के अंदर करेक्शन या एडिटिंग नहीं कर पा रहा होता, चेंजिंग नहीं कर पा रहा होता, और उसकी वजह से मास्टर डेटाबेस पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा होता। और प्लस ये कि जो डेटा आप देना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, वही डेटा आप सिर्फ एक्सेस दे पा रहे होते हैं, रादर देन कि आप 100 कॉलम्स का एक्सेस दे दें, आपने सेलेक्टिव कॉलम्स का व्यू बनाकर आपने वो एक्सेस दे दिया। ठीक है, और इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि आपकी एसक्यूएल की डेटाबेस में तो अज्यूम करें कि कंपनी स्टार्ट हुई थी 2000 ईयर में, ठीक है, और आज की डेट के हिसाब से तकरीबन 23 ईयर्स हो गए आपकी इंस्टीट्यूशन को काम करते हुए, और आप एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना रहे हैं जिसमें आप 3 साल के फाइनेंशियल नंबर्स दिखा रहे हैं। तो अगर आप एसक्यूएल के डेटा को डायरेक्टली हिट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल का डेटा आपके पास तकरीबन पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपको पावर बीआई के अंदर या कहीं भी जहां आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स और क्यूरीज के जरिए उस डेटा को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आपको एसक्यूएल में ही व्यू बना दिया जाए, या आप खुद बना लें कि भाई मुझे सिर्फ अ, इस फला से फला ईयर तक का डाटा का व्यू रिक्वायर्ड है, तो आपकी वेयर हाउसिंग भी मिनिमम हो जाती है। प्लस ये कि जब आप आगे डाटा की शेयरिंग दे रहे होते हैं, और इवन आप खुद भी अपने लिए डाटा को यूज कर रहे होते हैं, तो वो सेलेक्टिव डाटा ही आपके पास अवेलेबल होता है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये व्यूज एक्चुअली कैसे बनते हैं, जिस तरह से आपने देखा प्रोसीजर्स हम बना रहे होते हैं, बड़ा आसान है, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल व्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि और उसको रन करने का भी बड़ा आसान सा तरीका होगा, वो भी हम अभी क्विकली देख लेते हैं। तो इस व्यू को क्रिएट करने के लिए हम अपने सेल्स टेबल के साथ काम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेल्स का एक टेबल मौजूद है, और हम यहाँ से अपने इसी सेल्स टेबल के साथ काम कर लेते हैं। सिलेक्शन में कर लेता हूँ लाइक सेल्स डेटाबेस, और स्टेटमेंट हमने टाइप कर ली है। सबसे पहले हम क्या देते हैं कि सारा डेटा हमें दिखा दें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, राइट। हमें ये सारे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सपोज करें एक व्यू रिक्वायर्ड है जिसमें मुझे सिर्फ कस्टमर नेम, उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की, प्रोडक्ट का नेम, और उस प्रोडक्ट की परचेज डेट, क्वांटिटी और प्राइस, बस ये 4-5 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, बाकी कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और फिर उसी को मैं आगे यूज करने देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी जो बाकी जो डिटेल्स हैं कॉलम की, वो भी इसके साथ चली जाए। तो हमने किया क्रिएट व्यू, और सबसे पहले व्यू का नाम क्या होगा, तो हमने कहा सपोज कस्टमर डिटेल के नाम से हमने व्यू का नाम स्टोर कर लिया एस, दैट्स इट। यहां पर हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया। अब इस व्यू के अंदर नीचे जो भी कुछ लिखा जाएगा वो आपकी एसक्यूएल की वैसी ही स्टेटमेंट होगी जो आप एक्चुअल में दे रहे होते हैं। जहां पर आपकी एसक्यूएल इसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे, वो एसक्यूएल क्यूरी को इस व्यू के अंदर आकर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया है, क्रिएट किया एक व्यू, और उस व्यू का नाम दे दिया एस। उसके बाद हमने अपनी सिंपल एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट कस्टमर नेम, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, और हमने कहा था परचेज डेट, और हमने देखा था प्राइस। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल, हमने कहा फ्रॉम डीबीओ सेल्स टेबल,
दैट्स इट। और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। श्योर रेड लाइन क्यों आ रही है, मैं सिर्फ चेक कर लूं। कस्टमर नेम से ये प्रोडक्ट नेम, परचेज डेट, प्राइस। चलो ट्राई करते हैं। ओके ग्रेट, ये लाइन हमें ऐसी नजर आ रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी फाइनली एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर इसे देखना है तो व्यूज के सेक्शन में चला जाता हूँ, और यहाँ देखें मेरा एक कस्टमर डिटेल्स नाम का एक व्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पहले की व्यूज थे। अब इस कस्टमर व्यू डिटेल्स को देखना है अगर, तो फायदा क्या, तरीका क्या होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा व्यू नेम है, दैट्स इट। रन करते हैं। आप देखें वही चारों कॉलम जो एग्जैक्टली हमने राइट्स जिसके बनाए हैं, वो राइट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। और अगर आप जब फ्यूचर में डाटा को गेट करते हैं तो व्यू के जरिए सामने वाले पर्सन को व्यू दे दें, यानी ये दे दें टेबल कस्टमर डिटेल्स, राइट, रादर देन कि अपना मास्टर डेटाबेस ये पांचों कॉलम्स देते हैं। और इवन आप ज्वाइंस की कंडीशन अप्लाई करें और उसके बेसिस पर डाटा को पॉपुलेट करें और यूजर को सिर्फ वही डाटा दिखा दें जो कि उसको चाहिए, रादर देन कि आप उसे सारा डाटा दे दें। तो उसके लिए आसानी क्या होगी कि अगर वो नॉन टेक्निकल पर्सन है और उसे नहीं मालूम कि इन चार टेबल्स को डाटा को यूज करके प्राइमरी फॉरेन की को यूज करते हुए उसे एक डाटा पॉपुलेट करवाना है, वो रिलेशनशिप्स आपने अपने लेवल पे ज्वाइंस खुद लगा दिए, उसके बेसिस पर एक अच्छा सा एक कंप्लीट व्यू बना दिया जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो एक व्यू उसे दे दिया, तो उसके लिए भी सहूलत हो गई, आपके लिए भी सहूलत हो गई, राइट। एक और एग्जाम्पल के जरिए एक न्यू व्यू बनाने का तरीका फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट नेम और ये पहले से बने हुए हैं, इनको डिलीट कर लेते हैं। और अगर इसी तरह का रेवेन्यू वाइज कोई हमें डेवलप करना हो, और वो कैसे होगा, तो ये फर्स्ट कस्टमर डिटेल्स हमने डेवलप किया। अच्छा सपोज करते हैं कि सेकंड व्यू में मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय हो जाए क्वांटिटी के साथ, और उसका रेवेन्यू हमें नजर आना शुरू हो जाए, और उसमें हमें सिर्फ दो चीजें मिल जाए। नंबर वन, कस्टमर नेम मिल जाए, और वो ग्रुप बाय डेफिनेटली होंगे, और उसके साथ उनका रेवेन्यू हमें नजर आ जाए। ठीक है, दैट्स इट, और हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर तरीका हमने सीख लिया था, क्रिएट व्यू हमने कर दिया। व्यू का नाम क्या होगा, हमने कहा कस्टमर रेवेन्यू, हमने नाम दे दिया नेक्स्ट एस, और बाकी स्टेटमेंट हमें मालूम है, सेलेक्ट कस्टमर नेम, और हमने कहा सम करे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एस रेवेन्यू को, और फ्रॉम विच टेबल, सो हमने कहा फ्रॉम दिस टेबल, ग्रुप बाय कस्टमर नेम। रन करके देखते हैं इसे। सो हमें ये कह रहा है CUS, ओके। टाइपिंग में बहुत पुअर हूँ, बहुत मिस्टेक्स हो गई हैं। ओके, सो वंस आई एम श्योर कि यहाँ हमारा एक और व्यू क्रिएट हो गया, और उसे रन कर लेते हैं देखने के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपने व्यू का नाम एंड देन ओके F5, आई एम सॉरी, ये क्यूरी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। और अगर मैं अपने व्यू को रिफ्रेश करके एक दफा कंफर्म कर लूं कि क्या यहाँ पर एक व्यू हमारा नया क्रिएट हो गया, तो यस, आप जैसे कस्टमर रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इसका भी बस हमें यही फायदा मिलेगा नेक्स्ट टाइम कि हमें जो है वो नेक्स्ट यूजर को ये तो क्यूरी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और यूजर को जो है वो आसानी होगी। अच्छा, अगर ज्वाइंस के साथ आखिरी चलें, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो तरीका यही है, कुछ उसके अंदर साइंस नहीं लगने वाली, सिर्फ ज्वाइन की कमांड ज़ाहिर बढ़ जाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ क्रिएट व्यू, और फॉर एग्जांपल वो व्यू हमारा हम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ सेल्स के अंदर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है नहीं। हम ज्वाइंस में चले जाते हैं पहले, पर्टिकुलर सेक्शन में,
और फिर वहां पर हम वर्किंग कर लेते हैं, रिजल्ट बेस्ट होगा। ज्वाइंट्स में आ गए हैं, और ज्वाइंट्स में इस वक्त देखें तो इनर ज्वाइन का एक बना हुआ है, यही हम डिलीट कर लेते हैं और नाम रख लेते हैं इसका सपोज माय ज्वाइंट्स, ठीक है, एस। ओके, सो इसमें होगा क्या, हमने कहा सेलेक्ट करें एम्प्लॉय नेम को, ईमेल एड्रेस को, एज और डेसिग्नेशन फ्रॉम विच टेबल, पीबीएल एम्प्लॉय से। ज्वाइन बना दे पीबीएल डेजिग्नेशन के साथ, और कौन से दो कॉलम्स को मर्ज कर दे, ऑन पीबीएल एम्प्लॉय में, डेजिग्नेशन में, सॉरी, डेजिग्नेशन आईडी को, ये प्राइमरी कॉलम है, पीबीएल डेजिग्नेशन, सॉरी, हमने कहा पीबीएल एम्प्लॉय टेबल को में डेजिग्नेशन आईडी इज इक्वल्स टू टीबीएल डेजिग्नेशन आईडी, एंड देन रन करते हैं इसे। एक और व्यू क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अगर हम इस ज्वाइंट्स पर राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश एंड देन इसे चेक करते हैं, यस माय ज्वाइंट्स यहाँ पर मौजूद है। और उसे अगर मैं देखना चाहूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ज्वाइंट्स, सो हमारे पास एक मास्टर टेबल पॉपुलेट हो रहा है। तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए क्लियर हो रहा होगा कि जब आप किसी भी यूजर के साथ कोई डाटा को शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि उसके सॉर्ट ऑफ व्यूज आपके पास हों, और आप उनको ओरिजिनल डाटा ना दें, आप उनको सारे कॉलम्स या सारे टेबल्स ना दे दें, बल्कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आप उनके साथ डाटा शेयर करें, तो आप किस तरह से व्यूज बनाते हैं, किस तरह से प्रोसीजर्स बनाते हैं, और उसका फायदा आपको ये मिलता है कि वंस जब आप इसे डेवलप कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मेमोरी कम यूटिलाइज करते हैं, आप उन्हें इजीली अल्टर कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं, राइट। होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और एसक्यूएल एक बहुत एक्सटेंसिव एरिया है, हमने एक सर्टन आउटलाइन प्लान की थी इस 6 आवर्स के अंदर कि हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। होप कि हम उसे डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, टेस्ट अटैम्प्ट करें, और सर्टिफिकेट लें और अपने कैरियर के अंदर उसे यूटिलाइज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।